हेलो बच्चों, तो आज जो है नया सब्जेक्ट एज पर प्रॉमिस, जैसे मैंने कहा था कि मैं एचएपी भी पढ़ाऊंगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज है चैप्टर 1। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा वो समझ लो। जो पहली स्लाइड होगी उस पे मैं उस टॉपिक का सिलेबस मीन्स उस यूनिट का सिलेबस लिख दूंगा कि इस यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना, मीन्स आपके सिलेबस में क्या क्या दिया है। यानी आप वीडियो देखते जाओगे तो आपको सिलेबस भी आपका पता चल जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या पढ़ना है, डेफिनिशंस एंड वेरियस टर्मिनोलॉजी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि भाई देखो एक तरह का क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत तरह की टर्मिनोलॉजी है। आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में सारे सिस्टम्स को तो वहां पे इन टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा, वहां पे टर्मिनोलॉजी यूज की जाएंगी। तो जहां पे ये टर्मिनोलॉजी यूज हो वहां आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, इसका मतलब ये होता है। इसीलिए सबसे पहले चैप्टर में सबसे बेसिक मींस ये जानना जरूरी है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पे जानेंगे पढ़ने के पहले। दूसरी एक खास बात, देखो फर्स्ट ईयर के बच्चे चैनल पे बहुत कम है, यही एक वजह है कि मैं और सब्जेक्ट नहीं शुरू कर रहा हूं। इवन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी जब पूरे वीडियो का 1K भी हो जाएगा उसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर डालूंगा। तो बेटर यह है कि देखो मैं किसी से 1 रुपए की भी फीस नहीं ले रहा हूं, किसी भी तरह की नहीं। तो स्टूडेंट पावर में इतनी ताकत होती है कि 1000 व्यू करने के लिए 1000 स्टूडेंट कितना टाइम लगेगा। अगल बगल के कॉलेज में शेयर करो लिंक अगर लगता है। देखो जहां तक मैं अपने को जानता हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ये मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई बताने आया, मैं खुद से जानता हूं क्योंकि इंसान को अपने बारे में सब पता होता है। तो मैं इतना जानता हूं कि मुझसे अच्छा ये टॉपिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक, जो भी पढ़ाऊंगा। तो बेटर यही है कि अपने साथियों को जोड़ो ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आए। भाई मैं पैसा नहीं ला रहा, लेकिन आप लोग तो ला सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जोड़ो, लिंक को शेयर करो, कांटेक्ट करो। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी टॉपिक्स पे टॉपिक बनते जाएंगे। देखो 15 चैप्टर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 2-2.5 महीने में मैं पूरा एचएपी खत्म करके मैं दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू कर सकता हूं साइड बाय साइड। ओके, अदरवाइज फिर वही केमिस्ट्री पे लटके रहोगे। तो ठीक है, हाँ ह्यूमन एनाटॉमी मैंने कहा ना अगला चैप्टर तभी बनेगा जब इसका 1K हो जाएगा, इसलिए बीच में मुझसे ये मत कहना सर दूसरा चैप्टर कब बनाएंगे, ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने क्या कहा, फीस नहीं मांग रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट मेरी भी तो कुछ उम्मीद, कुछ तो आप भी मेहनत करो कि सिर्फ हाँ रेडीमेड मिल रहा है वो हमने क्या किया, केवल एक सब्सक्राइब कर दिया, ऐसा नहीं है। लोगों को जोड़िए, 10-10 लोगों को भी जोड़ोगे तो 100 बच्चे से ज्यादा तो कम से कम ही है चैनल पे, 1000 बच्चे जोड़ने में कितना टाइम लग जाएगा। खैर, तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी शुरू करते हैं हम। टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, पिक्चराइजेशन वे मीन्स जिस तरह से पढ़ाऊंगा कोशिश यही है कि अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ब्रांच है ये किसकी, बायोलॉजी की। मीन्स ये जो है कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है जो आपने बायोलॉजी में 10+2 तक नहीं पढ़ी हो। बस ये है कि जो आप भूल गए हो यहाँ पे आप उसका रिवीजन कर लो। चाहे कोई नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे बी फॉर्म पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ा हो, सबको इसकी जरूरत पड़ती है। तो बायोलॉजी दैट कंसर्न्स एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फंक्शन मीन्स फिजियोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे क्या, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों। तो इसका जो स्कोप है ये दोनों में है, किसमें किसमें, आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया है, एक एनाटॉमी में, एक फिजियोलॉजी में, ठीक। इसी के बारे में हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी का मतलब ही होता है, एना मतलब अप, टॉमी मतलब देखो एना क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एनाटॉमी जो है का एना जो है ग्रीक वर्ड मीन्स अप, और टॉम मीन्स कटिंग, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया जाए। ऊपर से जब कट करोगे तो क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। मीन्स ऊपर से ग्रॉस स्ट्रक्चर भी दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी दिखेगा। तो इन्हीं सब चीजों की जो स्टडी की जाती है, मींस कंप्लीट स्ट्रक्चर की जो स्टडी की जाती है उसी को हम बोलते हैं क्या, एनाटॉमी। मींस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एज ए होल और ऑल्सो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ ऑर्गन। मींस होल बॉडी
के साथ साथ इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करने को हम बोलते हैं एनाटॉमी। देखो कहानी की तरह समझते जाओ, मैं समझाता जाऊंगा, ध्यान लगा के सुनोगे तो 100% गारंटी मैं देता हूं कि जब चैप्टर खत्म होगा या वीडियो खत्म होगा तो पहला चैप्टर आपका रट चुका होगा। एनाटॉमी रेफर्स, क्या रेफर करता है? जब बात स्ट्रक्चर की आती है तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड देयर फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक, मींस जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट्स हैं उनका आपस में इंटरकनेक्टिविटी क्या कहलाता है? एनाटॉमी। फिर अगर हम बात करते हैं तो एनाटॉमी डील्स, मींस कई लैंग्वेज में दिया है तो मैं हर लैंग्वेज आपको समझा सकता हूं। तो एनाटॉमी और क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। एनाटॉमी क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी है, वो चाहे किसी ऑर्गन का डिसेक्शन करके या सर्जिकल डिसेक्शन किया जाए या पूरी बॉडी का सर्जिकल डिसेक्शन किया जाए। अब इस एनाटॉमी के क्या है, कुछ सब डिविजन्स हैं। जैसे हम बात करते हैं ना स्कोप ऑफ एनाटॉमी, तो कहां कहां स्कोप है, कैसे? ग्रॉस एनाटॉमी मींस, ये टर्म क्या है? ग्रॉस मींस कोई चीज एज इट इज बॉडी पार्ट विजुअल टू नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब हमने कोई लेंस नहीं लगाया, हमने कोई चश्मा, मींस सीधी सीधी आंखों से जो हमें दिखता है कंप्लीट, दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी। उसके बाद दूसरा क्या आता है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब अब यहां पे हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी जाके करनी है। किसकी करोगे? सेल्स। भाई हमारी जो बॉडी है किससे मिलकर बनी है? सेल्स की यूनिट क्या है? सेल। तो एक सेल की स्टडी क्या नेकेड आई से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। उसके लिए हमको क्या माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो सेल्स की स्टडी करनी हो, टिश्यूज की स्टडी करनी हो तो उसके लिए हमको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की जरूरत पड़ती है। ठीक, फिर डेवलपमेंटल ऑफ एनाटॉमी, जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है मींस एक एम्ब्रियो से शुरू होता है और पूरा स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। मींस क्या है? सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं, है ना, आपस में, फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है, मींस रिप्रोडक्शन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डेवलपमेंटल एनाटॉमी। फिर बात करते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी की। अब इसमें बॉडी के किसी पार्ट में कोई बीमारी हो गई हो तो उसको क्या बोलेंगे? उस डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर, मींस किसी बॉडी के पार्ट को डिजीज लग गई तो उसको क्या बोलते हैं? डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर। इसकी स्टडी हम किसमें करेंगे? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। फिर बात करते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी में। सिस्टमिक एनाटॉमी मतलब सिस्टम। सिस्टम कैसे होता है? सिस्टम कोई एक नहीं होता है, सिस्टम में कुछ चीजें मिली हुई होती है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होती है। जैसे कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक, एंड हैव अ कॉमन फंक्शन। जैसे बोन। बोन क्या है? एक बोन तो है नहीं, ढेर सारी बोन्स हैं। उनका क्या काम है? कि स्केलेटल का, है ना, सपोर्टिव सिस्टम है। मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स का क्या काम है? बोन्स को बांध के रखना। ठीक, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी में ये क्या कंसर्न, देखो जैसे एनाटॉमी में हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, वैसे ही फिजियोलॉजी में बात करेंगे हम फंक्शन की। तो वो जो स्ट्रक्चर, ये वो जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं उसको हम देखते हैं। उनका काम करने का जो ट्रेंड है, पैटर्न है, वो सब कुछ हम समझते हैं किसमें? फिजियोलॉजी में। ठीक, मींस इंटीग्रेटेड टू प्रोड्यूस द कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ होल बॉडी। जाहिर सी बात, जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो क्या है? पूरा कोऑर्डिनेटेड है। मींस ऐसा नहीं है कि एक पैर इधर जा रहा है एक पैर इधर जा रहा है, आदमी चल ही नहीं पाएगा। ठीक, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? साइंस है, हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से फंक्शन है। जैसे देखो, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है। अब ऐसा थोड़ी है कि लीवर जो है ब्रेन का काम करने लगेगा, ब्रेन क्या लीवर का काम। सबके काम डिवाइड हैं, सबको अपने अपने सेपरेट काम करना। लंग्स है, स्टमक है, स्प्लीन है ना, ये उसका और एक्चुअल डायग्राम। फिर बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी की। और भाई फिजियोलॉजी में भी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व। अब कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्लांट का हो या ह्यूमन की कंप्लीट फिजियोलॉजी की बात की जाए, मींस पूरा। फिर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर सेलुलर लेवल तक। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। सेलुलर लेवल से फिर ऑर्गन का लेवल आ गया। ठीक, मींस छोटे छोटे पार्ट के उनके फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। फिर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन बीइंग स्टडीज।
अब स्पेसिफिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो किस पे बेस्ड है ये, जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, है ना, कि मीन्स हमारा हार्ट सिस्टम, मीन्स हार्ट की फिजियोलॉजी कैसी है, हार्ट का वर्किंग सिस्टम कैसे है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कैसे फिजियोलॉजी है ना, न्यूरो सिस्टम का कैसे फिजियोलॉजी है, इन सब की स्टडी करते हैं हम किसमें, फिजियोलॉजी में। ये तो बात हो गई स्कोप की, कहां तक रही। अब वेरियस टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। जो टर्मिनोलॉजी क्या है, जब हम आगे भी, मीन्स 14 चैप्टर्स और हैं, है ना, आई थिंक टोटल कितने हैं चैप्टर आपके, 15 चैप्टर, है ना, तो ये चैप्टर हो जाएगा। तो 14 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जो सपोर्टिव सिस्टम होता है वो सपोर्टिव टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल जगह जगह पे होगा, और जब होगा तो वहां पे आप फंस जाओगे कि समझ नहीं पाओगे कि किसका क्या मतलब है, इसीलिए पहले चैप्टर में इसको डाला गया है। ठीक, एक तरफ से पढ़ते चलो। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे कि पता चल रहा है, पहला सिस्टम क्या है, हमने लिया है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात, इसमें स्किन नहीं है, शरीर से स्किन बॉडी पार्ट्स हटा दो, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। मींस क्या है, एक तरह का बोन का फ्रेमवर्क। स्केलेटल क्या है, बोन का फ्रेमवर्क है जो बॉडी का सपोर्टिव प्रोटेक्शन, चाहे इंटरनल ऑर्गन हो चाहे एक्सटर्नल हो, सबके लिए सपोर्टिव, भाई जाहिर सी बात है। अब यहां पे देखो जैसे रिप्स वगैरह है ना, इसके अंदर क्या है, ऐसा तो है नहीं खाली बोन ही है, उसके ये क्यों बनी हुई है, ये हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मींस इनका मतलब है, ये क्या है, ये कमांडोज हैं हमारी बॉडी के। मींस कोई भी चीज जैसे ऐसे ऐसे कोई कर दे, कोई एक मुक्का मार दे, तो ऐसा नहीं कि उसका हार्ट पे पड़ जाएगा, ये सब आगे से आके रोक लेते हैं ना। प्रोटेक्टिव सिस्टम है ये स्केलेटल सिस्टम। फिर बात करें हम किसके, मस्कुलर सिस्टम की। अब भाई जाहिर सी बात है कि मसल्स हैं भाई, जैसे स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम को बोन बस लगा दोगे तो क्या बिखर जाएगा, उसको बांधने का भी काम होता है। तो ये क्या है, बांधने का काम कौन करता है, मसल्स, टेंडन्स हमारे, ये बोन्स को बांध के रखते हैं ताकि क्या है, उनका ज्वाइंट टूटना नहीं चाहिए, है ना, जिससे कि बॉडी का जो शेप है। अब जैसे होता क्या है कि आपने कोई सिस्टम लगा दिया, अब जैसे ये मूवमेंट हुआ, मींस ऐसे है, फिंगर से मूवमेंट किया तो क्या हुआ, पता लगा पार्ट टू पार्ट अलग अलग। तो इनको कौन जोड़ के रखा है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए हमें मसल्स और टेंडन्स की जरूरत पड़ती है, राइट। जैसे ये देखो मस्कुलर सिस्टम है बॉडी का, ये सारी चीजें, ये जो मैंने दिखा रहा हूं स्ट्रक्चर में, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहां कहां पे कौन सी मसल पाई जाती है, कहां पे डेल्टोइड मसल है, कहां पे ट्राइसेप्स है, कहां पे नेक मसल है, कहां बैक मसल है, कहां पे ग्लूटियस मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, काफ मसल्स है ना, ये ग्रोइन मसल्स का, सारी चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम भाई अब स्ट्रक्चर तैयार कर लिया आपने, मजबूत कर दिया उसको, किससे, टेंडेंस और मसल से। अब इसको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉस चाहिए, उसके लिए क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम है। ये क्या कंप्लीट जो भी फंक्शन होना है बॉडी में, चाहे वो कोई बॉडी का ऑर्गन हो या बॉडी का कोई पार्ट हो, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, कुछ भी हो, इन सब को एक ऑर्डर देने के लिए, इनके वर्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ठीक, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना अलग काम है भाई, कि बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल तक न्यूट्रिशनल मटेरियल, समझे, और ऑक्सीजन या जो सेल्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट या कुछ भी वेस्ट बना हुआ है, उसको वापस से रिसर्कुलेट करके एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है, ये हमारा करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड को पंप करता है, जिससे कि ब्लड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स सारी सेल तक, और सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जो बाई प्रोडक्ट, जो वेस्ट बनता है, फिर वापस ब्लड लेके उसको क्या एक्सक्रीट करवा देता है बॉडी के अंदर। ठीक, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें। अब भाई ऑक्सीजन, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखो फिगर मैंने इसलिए बनाया कि कौन कौन सा पार्ट उसमें, जैसे नेजल कैविटी शुरू होता है ना, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम, इन सब का इस्तेमाल होता है, यूज होता है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मींस ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बने हुए हैं हमारे। ठीक, तो भाई मेन काम क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देना। ठीक, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऐसा नहीं कि यहां पे मैंने जो ब्रीफ कर दिया, जो टर्मिनोलॉजी बता दी, ये आगे नहीं पढ़ेंगे, ये बाकायदे आपके सिलेबस में बाकायदे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, वहां पे हम इनकी बहुत डीप में जाके स्टडी करनी है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम सबको मालूम है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है ना।
तो इट कंसर्न द इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? इनटेक, फूड का इनटेक करना, उसका डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, फिर इसोफेगस, ये इसोफेगस है हमारा, इसोफेगस से कहां? ब्लड में पहुंचेगा, है ना, लीवर में पहुंचेगा। तो क्या बोलेंगे? जब जो लीवर में जाएगा उसको क्या? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक, स्टमक, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के थ्रू क्या हो जाएगा? बॉडी के बाहर चला जाता है, एक्सक्रीट हो जाएगा जितना एक्सक्रीटरी मटेरियल है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो वाटर सॉल्युबल वेस्ट होते हैं, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वो क्या है? किडनी के थ्रू क्या करते हैं? किडनी के थ्रू फिल्टर होके यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया भाई। इंडोक्राइन सिस्टम, इनको डक्टिलस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, है ना। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? ये सर्टेन केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड में होते हैं, इनको क्या? हार्मोन्स बोलते हैं। और ये रेगुलेट करते हैं बहुत सारे बॉडी प्रोसेस को, जैसे कि आपकी पीनियल ग्लैंड है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड है, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है ना। ये तरह तरह के हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को जरूरत है समय समय पे, जैसे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं, वैसे वैसे इंडोक्राइन सिस्टम से क्या होते हैं? हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। जब हम बताएं ना, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इनकी स्टडी, अभी जस्ट ओवरव्यू लेते जाओ, ताकि भाई मैं ये मान के चलाऊं कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो। और मैं मानता हूं, मैं चाहता भी यही हूं कि आप जीरो बन के सुनो। क्या होता है? गुल्लक जब खाली होता है तो उसमें पैसे डालने आसान होते हैं, लेकिन जब भरा हुआ होता है तो उसमें पैसे डालने मुश्किल। मीन्स अगर आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है, मैं कुछ और बता रहा हूं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट का टकराव हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है, अगर अच्छे से समझना, जो मैं बता रहा हूं उसको लेमैन लैंग्वेज में, मीन्स एक अनपढ़ की भाषा में पढ़ते चले जाओ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें भाई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशली क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनका काम क्या होता है कि भाई ये अपनी आने वाली जनरेशन को क्या करते हैं? परफॉर्म कर सकें। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ये देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये लोगों का। 15वां जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, वो रिप्रोडक्टिव का है, बट इसको मैं मिड में कंप्लीट करा दूंगा, है ना, ताकि आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट जगा रहे, अच्छे से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत जरूरी हैं जाननी, जैसे मेटाबॉलिज्म। हम नाम तो अक्सर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म भाई क्या होती है मेटाबॉलिज्म? अब क्या है? सेल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है डिफरेंट केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं भाई। जो भी हमारी बॉडी है तो उसकी एक यूनिट है। यूनिट क्या है? सेल, एक इकाई है, कोशिका, है ना, जिसके अंदर क्या है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस, एक एनाबॉलिक बोलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म से मिलकर बना होता है। दोनों टर्मिनोलॉजी समझना। एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बन रहा है। अब बनेगा क्या? एनाबॉलिज्म का मतलब ही होता है कि मेकिंग लार्जर मॉलिक्यूल। एना मतलब मेकिंग, मींस लार्जर मॉलिक्यूल बन रहा है। अब लार्जर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा भाई? जब हम फूड आया तो ग्लूकोज की जो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, मींस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन को जोड़ के क्या बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है? ग्लाइकोजन। और कोई चीज बनाने में, बड़ा बनाने में क्या लगती है? एनर्जी लगती है ना, तो उसके साथ लगती है एनर्जी, तो ग्लाइकोजन बन जाता है। और ग्लाइकोजन क्या है? वो स्टोर रहता है हमारी बॉडी में, कि जब कभी जरूरत पड़ती है बॉडी को एनर्जी की, तो फिर वो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे आपने खाना खाया, जितनी एनर्जी की जरूरत है उतना ग्लूकोज इस्तेमाल हो गया, बाकी जो नहीं जरूरत पड़ी वो क्या हुआ? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। ठीक, तो इसमें क्या लगा भाई? इसमें क्या लगा? हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी, है ना। तो क्या होता है? विच इज यूज टू फ्यूल द बॉडी ड्यूरिंग, जब हम कभी कोई जो है मतलब वजन वाला काम कर रहे हो, मेहनत वाला काम कर रहे हो, तो ये प्रोसेस वापस से रिवर्स हो जाता है। मींस एनाबॉलिज्म में जो मॉलिक्यूल बने थे वो कैटाबॉलिज्म में ब्रेक हो जाएंगे। यानी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी कौन सी है? कैटाबॉलिज्म। अब देखो कैटाबॉलिज्म मैंने इसलिए फिगर के साथ, अब ये मॉलिक्यूल एनाबॉलिज्म में बना था। क्या बना था? एनाबॉलिज्म में ये मॉलिक्यूल हमारा बना था। अब जब हमें जरूरत पड़ी है एनर्जी की, मींस हमें दौड़ना है, शेर ने दौड़ा लिया है, या किसी की पिटाई करनी है, या कोई वजनदार वर्कआउट करना है, तो फिर क्या होगा? ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं इसमें, मींस जो ग्लाइकोजन का पूरा मॉलिक्यूल बन गया है, ये छोटे छोटे ये क्या करेंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। मींस जो लार्जर मॉलिक्यूल बना था वो छोटे मॉलिक्यूल में वो हो जाएगा, और जो एनर्जी इनको बनाने में लगी थी वो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, है ना।
तो एनर्जी फॉर ऑल एनाबॉलिक प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड दिस वे। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में जो एनर्जी लगी थी वो एनर्जी फिर से वापस से रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो ये होगा कैटाबॉलिज्म। देखो एनाबॉलिज्म में क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनके बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, और कैटाबॉलिज्म में जब हमें बॉडी की एक्सर्ट मींस ज्यादा स्ट्रेंथ वाला काम करना है तो वही जो मॉलिक्यूल बड़े बने हैं वही फिर से अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब काट के छोटे छोटे कर देना। ठीक, रेस्पॉन्सिवनेस की बात करें, अब इसमें क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस में एबिलिटी टू डिटेक्ट द चेंज। अब जैसे आजकल ठंड बहुत पड़ रही है तो आपकी बॉडी क्या रेस्पॉन्ड करती है, मींस जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो शरीर को सिकुड़ने लगता है। शरीर सिकुड़ने क्यों लगता है, ताकि बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाए, जिससे कि बॉडी का जो टेम्परेचर, भाई जैसे ऊपर एक्सपोज करके आपने रखा है, यहां से भी टेम्परेचर जा, यहां भी ठंड लग रही, मतलब यहां भी टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही। अब जैसे सरफेस एरिया कम पड़ जाएगा तो बॉडी को गर्म करने के लिए शरीर को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए बॉडी क्या रेस्पॉन्ड करती है बहुत जल्दी, है ना। तो कभी भी कोई इन्वायरमेंटल चेंज होता है उसको रेस्पॉन्ड करने का हम रेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में भाई जाहिर सी बात, पहले आप बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या है इस तरह से करके पहले कुछ सेल्स थी, फिर वो सेल्स क्या मल्टीप्लाई होके नंबर ऑफ सेल्स अपनी कॉलोनी बढ़ाती चली गई, उसको क्या बोलते हैं ग्रोथ। भाई जाहिर सी बात, अगर ग्रोथ होनी है, किसी की साइज इंक्रीज हो रही है, इट मींस वहां के नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगी, है ना। वो साइज इंक्रीज तभी हो रही है जब वहां पे सेल्स का क्या है मल्टीप्लीकेशन, यानी इंक्रीज, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। फिर रिप्रोडक्शन की बात वही सेम, कि जो इंडिविजुअल होता है वो न्यू सेल्स, जैसे सेल्स की बात करें तो सेल्स क्या करती, न्यू सेल्स प्रोवाइड कराती। कैसे प्रोवाइड होंगी, वो मल्टीप्लिकेशन करेंगी, मींस रिप्रोडक्शन करेंगी, ठीक, ग्रोथ के लिए। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, आता है इसका डिवीजन ऑफ सिस्टेमिक एनाटॉमी। अब इसमें क्या है, लोकोमोटर सिस्टम, देखो चीजें वही हैं घूम फिर के, लेकिन बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, जिसको आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। यही एक वजह मैंने एक एक चीज फिगर से समझाई है। ठीक, लोकोमोटर सिस्टम की बात करें, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर कंसर्न विद मूवमेंट। अब लोकोमोटर सिस्टम से ही पता चलता है ऐसी चीजें जो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो सके, जैसे ऑस्टियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बोन। ये क्या है, स्टडी ऑफ बोन। याद रखना, फिगर याद रखोगे, मैंने हर चीज फिगर से पिक्चराइज करके समझाया है तो आपको याद आ जाएगा। फिर आर्थ्रोलॉजी की बात करें, देखो जॉइंट्स, है ना। आर्थराइटिस याद करो, आर्थराइटिस मींस आर्थ्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ये जॉइंट्स मैंने बना दिए हैं, ठीक। फिर मायोलॉजी, मायोलॉजी मतलब मसल्स। ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स का क्या काम है, बोन्स को बांध के रखना, जिससे कि आप फोर्सफुली कोई काम कर सको। फिर बात करते हुए एंजियोलॉजी की, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल एंड हार्ट। देखो ये हार्ट है और ये सारी क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। फिर बात करते हैं स्प्लैंकोलॉजी। स्प्लैंको मतलब स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन। ये आंख हो गए, ब्रेन हो गया, स्किन हो गई, है ना, लंग्स। तो इस तरह से करेंगे, मतलब बॉडी ऑर्गन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्प्लैंकोलॉजी। फिर न्यूरोलॉजी की बात करें, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज न्यूरोलॉजी। जैसे किसी को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या कहते हैं, भाई किसी न्यूरो सर्जन को दिखाइए। फिर बात करते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी की। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, में डक्ट नहीं होती हैं, ठीक। तो कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, ये हम पहले भी देखो देख चुके हैं, तो बस इतना ध्यान रख लो इसका कि क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एंडोक्राइन, ठीक। फिर एनाटॉमिकल वर्ड्स हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बड़ा ध्यान से समझना, ये समझने में थोड़ी समस्या होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन कभी समझनी है तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, आंखों से आप सीधे देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए, पाम आपके हाथ ऐसे बाहर की तरफ होने चाहिए और पैर आपके स्ट्रेट इधर को हों, ठीक। जैसे ये फिगर में देखो, ये छोटा सा बच्चा है, ये सामने देख रहा है, हाथ देखो, पाम क्या है, एकदम फ्रंट की तरफ है, पैर भी एकदम सीधे हैं। तो ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इसको क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के लिए टर्मिनोलॉजी, जैसे मेडियन या सैजिटल, याद रखना, कहीं कहीं मेडियन यूज होगा, कहीं कहीं सैजिटल यूज होगा। मेडियन या सैजिटल का मतलब क्या होता है भाई, डिवाइडिंग। ये देखो, ये एक लड़की बनी जिसको मैंने बीच से कट किया है, यहां पे ये देखो, ये बीच से ये कट हुआ है, ये कट है ना, दिस वन, ये जो रेड लाइन मैंने बनाया, ड्रॉ की है दोनों में, गर्ल्स और बॉयज में, इसको क्या, बॉडी को जैसे ऐसे कट किया जाए, इसको क्या बोलते हैं, सैजिटल या मीडियन प्लेन। इस तरह से कट कर दिया जाए जिससे कि क्या है कि भाई आपका लेफ्ट और राइट जो है क्लियर हो जाए, कि हाँ भाई ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक। दिस वन इज द लेफ्ट, दिस वन इज द राइट। वो कैसे पता चले, जब आप कट करोगे तब बता सकते हो इधर का लेफ्ट है, इधर का
राइट है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियन है सैजिटल प्लेन। नेक्स्ट आपका आता है पैरामीडियन प्लेन। पैरामीडियन प्लेन का मतलब होता है पैरेलल टू मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या ऐसे था, ठीक, अब इसी के पैरेलल में कट कर दिया गया है। ये देखो पैरामीडियन प्लेन, ये जो मैंने बना दिया है दिस इज क्या है, पैरामीडियल प्लेन, ठीक। वर्टिकल प्लेन विच इज पैरेलल टू मीडियन प्लेन। फिर बात करें किसकी, कोरोनल एंड फ्रंटल प्लेन की। कोरोनल एंड फ्रंटल प्लेन की, देखो मीडियन में हमने क्या किया था, ऐसे कट किया था। अब हम कोरोनल और फ्रंटल में क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे, इस तरह से कट, ठीक, ऐसे करके मींस ऐसे कट होगा तो क्या होगा, ये फ्रंटल प्लेन इस तरह से पूरा कट हो जाएगा। यहां पे देखो कोरोनल प्लेन यहां पे दिया हुआ है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको दिस वन। ये देखो बीच से कट हुआ ना, तो इससे क्या है, बॉडी के अंदर की स्टडी, पूरी ऑर्गन्स की स्टडी की जा सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट आपका आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा है कि बॉडी को दो पार्ट में, बॉडी को अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर सके, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। फिर बात करते हैं ट्रांसवर्स की। ट्रांसवर्स प्लेन कहीं से भी काटते चलो, क्या है, टीएस काटते हो ना आप, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वैसे ही कहीं से भी हॉरिजॉन्टल काट दो, उसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांसवर्स प्लेन, जैसे दिस वन है ना, ट्रांसफर प्लेन बोल सकते हो इसको। फिर एंटीरियर की बात करें, एंटीरियर को ही वेंट्रल बोलते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखो हमेशा, सामने का पोर्शन, आपके फ्रंट का जो पोर्शन है दैट इज एंटीरियर या वेंट्रल पोर्शन बोलेंगे, हमेशा याद रखो। पीछे का डॉर्सल पोर्शन या फिर बोलेंगे क्या, पोस्टीरियर। एंटीरियर पीछे पोस्टीरियर, आगे एंटीरियर पीछे पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, याद रखना। वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, जो एंटीरियर है दैट इज वेंट्रल, जो पोस्टीरियर दैट इज डॉर्सल, ये याद रखना आगे भी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल में आएंगी। फिर पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर और डॉर्सल क्या है, पीछे का पार्ट, ये देखो मैंने इसीलिए रेड सर्कल सब जगह कर दिया है कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिगर में क्या, जब विजुअल्स हम देखते हैं तो समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। और पूरी एचएपी विजुअल्स पे ही पढ़ाऊंगा, कहीं बिना पिक्चर के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मींस कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बिना पिक्चर के नहीं होगी, ताकि आपके दिमाग में चीजें घुस जाएं, ठीक। फिर सुपीरियर या क्रेनियल, देखो ऊपर सुपीरियर होता है, नीचे इंफीरियर। सुपीरियर कहते हैं ना, आप मुझसे सुपीरियर लग रहे हो, मुझे आपके सामने इंफीरियरिटी फील हो रही है। इंफीरियरिटी मतलब मैं अपने आप को नीचा समझ रहा हूं, सुपीरियर मतलब आप अपने आप को ऊंचा समझ रहे हो, है ना। तो ऊपर जो हेड की तरफ जाता है सिफेलिक, क्रेनियल या सिफेलिक जो ऊपर की तरफ है, यानी नियर टू हेड, ऐसी चीजें जो नियर टू हेड हों, यानी नेक इज सुपीरियर टू चेस्ट, चेस्ट यहां है, नेक यहां है, तो नेक ऊपर हुआ, यानी नेक इज द सुपीरियर, ठीक। इंफीरियर जो नीचे का है, यानी नी इज इंफीरियर। घुटने की बात करें तो वो हिप्स के कंपैरिजन में नीचे है, यानी घुटना क्या है, इंफीरियर है, वो नीचे है, ठीक। फिर मीडियल की बात करें, मीडियल हमेशा क्या है, अंदर की तरफ जो होता है वो होता है मीडियल, ठीक। जैसे हार्ट इज मीडियल टू लंग्स, हार्ट क्या ज्यादा अंदर मीडियल से। फिर बात करते हैं लेटरल। लेटरल क्या है, बाहर की तरफ को, जैसे ये देखो दैट इज लेटरल। अब इधर देखो ये लेटरल है, ये जो मैं फिगर दिखा रहा हूं ये लेटरल है, और मीडियल क्या है, ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ वाला मीडियल और बाहर की तरफ को लेट। जब भी बाहर की तरफ की बात की जाएगी तो क्या होगा, लेटरल, और अंदर की तरफ को बात की जाएगी तो मीडियल। ये टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्लोजर टू स्किन, कहते हैं ना, सुपरफिशियल यानी टॉपिकली, जो स्किन क्या है, स्किन इज द मोस्ट सुपरफिशियल। फिर डीप की बात करें, डीप मतलब अंदर की तरफ। मसल्स क्या, देखो बोन्स आर डीप टू मसल्स, मसल्स क्या है, बोन क्या है, मसल्स से ज्यादा डीप में है, यानी डीप मतलब अंदर, सुपरफिशियल मतलब एकदम ऊपर की सरफेस। फिर प्रॉक्सिमल की बात करते हैं। अब जो प्रॉक्सिमल होता है दैट इज क्या है, नियरर टू रूट ऑफ द लिम्ब। लिम्ब का रूट, जैसे लिम्ब मतलब पैर या हाथ, इसका रूट क्या होगा, अगर हम रूट की बात करें तो अगर हाथ के रूट की बात करें तो यहां से, यहीं से तो हाथ शुरू हुआ ना भाई, और पैर की बात करें तो यहां हिप के पास से शुरू हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। फिर अगर हम बोले डिस्टल की, डिस्टल यानी अवे फ्रॉम द लिम्ब, यानी फिंगर्स क्या है, फिंगर्स क्या है, डिस्टल पार्ट है, और शोल्डर क्या है हमारा, प्रॉक्सिमल पार्ट है। ध्यान से समझो, प्रॉक्सिमल पार्ट क्या है हमारा, प्रॉक्सिमल पार्ट रूट है लिम्ब का, यानी शोल्डर क्या है, प्रॉक्सिमल है, और फिंगर्स क्या है, फिंगर्स क्या है, डिस्टल है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल नेफ्रॉन में पढ़ा होगा आपने,
ठीक, या आगे चल के पढ़ोगे, बस ध्यान रख, जब बातों को समझ ले जाओ। अब आती है और थोड़ा टफ है ना, फ्लेक्सॉन यानी बेंडिंग। फ्लेक्सॉन मतलब देखो, जो जैसे आगे को बेंड हो गए दैट इज फ्लेक्सॉन, पीछे को हो गए दैट इज एक्सॉन, या आपने ऐसे किया दैट इज फ्लेक्सॉन, पीछे किया एक्सॉन। तो हाँ, तो फ्लेक्सॉन समझ गए। फिर एक्सॉन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेटनिंग, जैसे हम ऐसे आगे आए क्या हो गया फ्लेक्सॉन, और पीछे गए स्ट्रेट हो गया दैट इज क्या हो गया एक्सटेंशन। मींस हम जो है फिर से स्ट्रेट, यानी अपोजिट ऑफ फ्लेक्सॉन, फ्लेक्सॉन के जो अपोजिट है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक, फिर बात करते हैं एडक्शन की। अब देखो ध्यान से, अब भाई जैसे ऐसे खड़े हो आप, एडक्शन मतलब अंदर की तरफ, हाथ को आपने क्या किया अंदर की तरफ लिया, यानी कि टुवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन मतलब अंदर की तरफ, यानी हाथ आपने अंदर की तरफ। फिर जब बाहर की तरफ ले गए दैट इज एबडक्शन, अंदर की तरफ लेके आए एडक्शन, बाहर की तरफ ले गए एबडक्शन। ये टर्मिनोलॉजी जहां यूज हो वहां पे ध्यान रखना। एबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी बॉडी से बाहर की तरफ को हाथ जब जाएगा दैट इज एबडक्शन। फिर बात करते हैं सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन में क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एडक्शन एबडक्शन का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज सर्कमडक्शन। फिर बोलते हैं क्या, मीडियल रोटेशन। अब ध्यान से समझो, मीडियल प्लेन किधर था, अंदर की तरफ को था, यानी कि आप मूवमेंट किधर को करोगे, अंदर की तरफ को करोगे। चाहे पैर का मूवमेंट, जैसे पैर आपका ऐसे है, आप ऐसे करोगे, यानी ऐसे है तो अंदर की तरफ करोगे तो दैट इज क्या है मीडियल रोटेशन। ठीक, फिर ऐसे है लेटरल मतलब बाहर, बाहर की तरफ करोगे दैट इज लेटरल रोटेशन। मींस पैर, देखो ये पैर समझो, अंदर की तरफ मीडियल और बाहर की तरफ लेटरल रोटेशन, तो दैट इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। तो मींस जहां पे टर्मिनोलॉजी है तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठीक, फिर बात करते हैं प्रोनेशन की। अब प्रोनेशन का मतलब देखो, जैसे हाथ है आपका, है हाथ जैसे उल्टा हाथ कर लो, ये प्रोनेशन है। ये क्या है प्रोनेशन है, हाथ उल्टा हाथ प्रोनेशन, जैसे फिगर में देखो, फिगर में उल्टा हाथ प्रोनेशन। ठीक, उसके बाद सुपिनेशन, सुपिनेशन मतलब सीधा हाथ, सीधा हाथ क्या, इसको क्या बोलोगे सुपिनेशन, दैट इज प्रोनेशन। उल्टा क्या प्रोनेशन, दैट इज सुपिनेशन। इन चीजों को बहुत ध्यान रखना, सुपिनेशन सीधी हथेली, उल्टी प्रोनेशन, है ना। देखो फिगर में मैंने रेड लाइन इसलिए कर रखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिगर से देखना, 2-3 बार वीडियो देखो, क्लियरली एकदम रट जाएगा आपको। फिर बात करते हैं प्रोट्रैक्शन की। अब प्रोट्रैक्शन का ये जो मैंडिबल है, लोअर मैंडिबल, इसको थोड़ा आगे, जैसे गुस्सा आते हैं ना कभी, आगे की तरफ को उठा करके ऊपर उठा देना, उसको क्या बोलते हैं प्रोट्रैक्शन। मींस थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाके उठाना, यानी कि बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड इन जूटिंग आउटर लेयर। मींस जो लेयर है, जो आउटर लेयर है, उसको कैसे करना, जूटिंग कर देना, है ना। ये देखो फिगर में मैंने दिखाया है। वापस से फिर रिट्रैक्शन, वापस से उसी पोजीशन पे शोल्डर की तरफ, भाई आगे गया, अब शोल्डर की तरफ वापस लेके आ जाओ, यानी पार्ट बैक, जो बॉडी का पार्ट आगे गया था उसको पुल बैक कर लो, किधर शोल्डर की तरफ को, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। ये देखो एक एक चीज फिगर में अगर समझते जाओगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसमें भी अगर कंफ्यूज हुए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बात करते देखो इनवर्जन। इनवर्जन को बहुत ध्यान से समझना। इनवर्जन मतलब मीडियल लाइन। फिर देखो जैसे पैर है अंदर की तरफ को गए दैट इज इनवर्जन। देखो टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, जहां जहां पे है वो ध्यान रखना। एक होता है इनवर्जन, देखो मूवमेंट दैट टर्न्स द सोल ऑफ द फुट, सोल ऑफ द फुट इज मेडियली, मींस जो है अंदर की तरफ को। फिर इवर्जन, इवर्जन सोल ऑफ द फुट किधर जाएगा, लेटरली, मींस बाहर की तरफ को। ये देखो फिर फिगर में ध्यान से। फिर अब बात करते हैं डिविजन्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी की। डिविजन्स और क्या क्या है जो हमने अभी पढ़ी थी, उन्हीं को जस्ट रिवाइज करना है। न्यूरोफिजियोलॉजी की न्यूरॉन्स के बारे में, ये देखो फिगर न्यूरॉन्स की यानी नर्व सेल्स की स्टडी करना। इंडोक्राइन यानी एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट एंड वेस्कुलर सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं, बस देखते जाओ आप। रेनल पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, किडनी की जो वाटर सॉल्युबल वेस्ट है, वाटर या वाटर सॉल्युबल वेस्ट है जो किडनी के थ्रू बाहर चले जाएं। फिर इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी डील्स विद डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट। देखो साफ साफ दिख रहा है, जैसे कोविड आ गया है ना, एंटीबॉडीज हैं, इस पे क्या करेंगी, अटैक करेंगी और बॉडी को बचाने की कोशिश करेंगी, है ना। ये क्या है, बॉडी को बचाने की कोशिश करना क्या है, इम्यूनोलॉजी। हमारा इम्यून सिस्टम, जैसे सर्दी खांसी बुखार हमको क्यों नहीं होता, जैसे मौसम चेंज होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है।
ठीक। फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी डील्स क्या करती है, अकरिंग द बॉडी ड्यूरिंग मसल्स एक्सरसाइज। अब देखो, अब ये बंदा क्या है, ये एक्सरसाइज कर रहा है ना, यानी कि क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो बैठ के। अब जब साइकिलिंग करा, देखो मसल्स, ये मसल्स दिख रही है आपकी, ये मसल्स देखो इसकी वर्कआउट हो रही हैं, और हार्ट क्या है, लाल हो गया है काम कर कर, मींस जो है वेस्कुलर दिखाया जा रहा है, वो काम कर रहा है तेजी से, और बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज है ना। तो ये सब चीजें कैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से क्या चेंज आता है वो सब दिखाते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले बताए, इसमें क्या है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। फिर किस तरह से फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, देखो स्पर्म्स हैं जो ओवम को फर्टिलाइज करने की दौड़ में है, ठीक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ऑफ द बॉय। फिर बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या चेंजेस विच अकर द फंक्शन ड्यूरिंग द वेरियस डिजीज, बहुत सारी जो डिजीज हो जाती हैं उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। दिस इज कंप्लीट ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट, स्कोप एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैंने कहा जब सफिशिएंट व्यू हो जाएंगे, लोग जुड़ जाएंगे, तभी मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा। और जिस दिन ये हुआ कि हाँ भाई आज हमने अपलोड किया, आज सभी लोग जुड़ गए, तो दूसरा सब्जेक्ट भी चालू कर दूंगा। ओके।